सुप्रभात विद्यार्थियों। आज का हमारा ऑनलाइन वीडियो बीए पाठ द्वितीय वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी के शासन से संबंधित है। भारत में प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना दिल्ली सल्तनत के शासन के दौरान बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में की थी और इस प्रथम अफगान साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था। तब 1526 से 1540 के बीच के समय में मुगलों का भारत पर शासन रहा, जिसमें बाबर और हुमायूं शासक थे। हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में हरा करके शेरशाह सूरी ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार किया और द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की, जो 1555 ईस्वी तक चला और 1555 ईस्वी में पुनः हुमायूं ने भारत में मुगल वंश की सत्ता स्थापित कर दी। हम देखते हैं शेरशाह सूरी के प्रारंभिक जीवन के बारे में और फिर किस प्रकार इसने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया था, उन घटनाओं को पर हम थोड़ी नज़र डालते हैं। शेरशाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में नारनौल में हसन खां के घर में हुआ था। इनके पूर्वज मूल रूप से अफ़गानिस्तान के निवासी थे, जो कि बहलोल लोदी के शासनकाल में भारत आए थे। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। जौनपुर के सूबेदार जमाल खां ने इसके पिता हसन खां को सायसराम व टांडा की जागीर दे दी थी, लेकिन फरीद का जो बचपन है वह अच्छे तरीके से नहीं बीता। इसकी माता और इसके साथ इसकी विमाताओं के कारण इसके पिता का रवैया उपेक्षापूर्ण रहता था। फलस्वरूप यह जौनपुर चला गया था और जौनपुर में ही इसने अरबी और फारसी की शिक्षा ग्रहण की थी। कई बार कंपटीशन में सवाल आया हुआ है कि शेरशाह सूरी ने अपनी शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी, तो जौनपुर, जो कि उस समय भारत में शिक्षा और साहित्य की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध था, ख्याति प्राप्त था, वहाँ से इसने अरबी फारसी की शिक्षा शेरशाह सूरी ने प्राप्त की थी। कुछ समय बाद शेरशाह सूरी को अपने पिता की जागीर सायसराम की देखभाल करने का मौका मिला, लेकिन 1518 ईस्वी में उसे सायसराम छोड़ना पड़ा और अपने पिता की मृत्यु के बाद उसने सायसराम की जागीर पुनः प्राप्त करने के लिए दौलत खां लोदी की आगरा में सहायता प्राप्त करनी चाहिए और दौलत खां लोदी ने इसकी मुलाकात इब्राहिम लोदी से करवाई। अंत में वह दक्षिणी बिहार के सरदार बाहर खां लोहानी की सेवा में चला गया और बाहर खां लोहानी ने उसे शेर को एक झटके में मारने के कारण शेर खां की उपाधि प्रदान की और फरीद शेर खां के नाम से जाना जाने लगा। पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश के पतन के बाद जब शेर खां काफ़ी प्रभावशाली हो गया था, तो उसकी शक्ति को कम करने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए बाहर खां लोहानी ने उसकी जो सायसराम की जो जागीर थी वो उसे और उसके भाइयों में बांटने का आदेश जारी कर दिया। फलस्वरूप शेरशाह जो है पुनः दिल्ली की ओर उसने रुख किया और बाबर की सेवा में वह आ गया। अपनी जागीर पुनः प्राप्त करने के लिए उसने मुगलों का साथ दिया और चंदेरी के युद्ध में उसने बाबर का साथ मेदिन राय के विरुद्ध दिया। उसी समय बाबर ने शेरशाह की वीरता और उसकी सैन्य चतुराई देखकर कहा था कि यह अफगान एक दिन बहुत बड़े पद पर पहुंचेगा। चंदेरी के युद्ध के बाद शेरशाह पुनः बिहार पहुंच गया और नए शासक जलाल खां का संरक्षक नियुक्त किया गया। मई 1529 में घाघरा के युद्ध में शेरशाह ने बाबर के खिलाफ महमूद लोदी का साथ दिया। महमूद लोदी बाबर से पराजित हुआ और वह भाग गया। तब शेर खां ने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली। शेरशाह की बढ़ती हुई शक्ति से डर करके बिहार के लोहानी सरदार अपने शासक जलाल खां को लेकर बंगाल भाग गए
तो शेरशाह बिहार का वास्तविक शासक बन गया। उसने हजरत आला की उपाधि धारण की और 1530 ईस्वी में उसने चुनार के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद जब हुमायूं मुग़ल बादशाह बना तो उसने 1532 में चुनार को जीतने के लिए चुनार दुर्ग का घेरा डाल दिया, मगर कुछ समय के बाद जब उसे गुजरात में बहादुर शाह के शक्तिशाली होने की सूचना मिली तो उसने चुनार का घेरा उठा करके शेर खां से संधि कर ली। जब हुमायूं राजपूताना और अपने भाइयों के मध्य झगड़े में व्यस्त रहा, गुजरात के बहादुर शाह से संघर्ष में उलझा रहा, उसी दौरान शेर खां ने अपनी शक्ति बढ़ा ली और उसने बिहार और बंगाल के प्रदेशों पर अधिकार करके एक प्रकार से हुमायूं के सामने एक चुनौती उपस्थित करने की स्थिति में आ गया। हुमायूं ने बहादुर शाह की मृत्यु के बाद या बहादुर शाह को गुजरात से भगाने के बाद जब उसने पुनः गुजरात पर अधिकार कर लिया तब उसका ध्यान पुनः शेर खां की तरफ गया और 1537 ईस्वी में उसने दोबारा चुनार का घेरा डाला। इस समय चुनार का दुर्ग कुतुब खां जो कि शेरशाह का पुत्र था उसके अधिकार में था। शेरशाह ने अपने पुत्र को हुमायूं को थोड़े समय तक रोके रखने का संदेश भेजा ताकि वो अपनी शक्ति को मजबूत कर सके और वह अपने खजाने को सुरक्षित जगह पर पहुंचा सके। कुछ समय बाद कुतुब खां चुनार दुर्ग खाली करके शेरशाह से जा मिला, तब हुमायूं चुनार पर अधिकार करने में सफल रहा। इसी समय हुमायूं को बंगाल जाना पड़ा और जब वह बंगाल को विजय करके वहाँ आमोद प्रमोद में व्यस्त हो गया तो शेर खां ने अपनी शक्ति बढ़ाई और हुमायूं के राजधानी से संबंधों को विच्छेद कर दिया। उसने हुमायूं के आगरा लौटने के मार्ग को बाधित करने का निश्चय किया। जब आगरा में गड़बड़ी का समाचार हुमायूं को मिला तब वह बंगाल से पुनः आगरा की ओर रवाना हुआ, मगर मार्ग में शेरशाह ने उसका रास्ता रोक लिया और चौसा नामक स्थान पर 26 जून 1539 में हुमायूं शेर खां से पराजित हुआ। ये बात हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। हुमायूं शेर खां से पराजित होने के बाद आगरा की तरफ भागा और इधर शेर खां ने अब शेरशाह की उपाधि धारण कर ली। हुमायूं अपनी शक्ति को संगठित करके पुनः शेर खां से युद्ध करने के लिए कन्नौज के मैदान में आ डटा, मगर कन्नौज अथवा बिलग्राम के युद्ध में शेर खां अपनी चतुराई और कुशल रणनीति के द्वारा पुनः हुमायूं पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा और हुमायूं को 15 वर्ष के लिए भारत से निर्वासन झेलना पड़ा। कन्नौज के युद्ध के बाद शेरशाह आगे बढ़ा और उसने आगरा पर अधिकार कर लिया और 10 जून 1540 को उसने आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाया। अब शेरशाह बिहार का शासक नहीं था, अब वह हिंदुस्तान का शासक था, भारत का शासक था। 1540 से 1545 यानी 5 वर्ष तक शेरशाह हिंदुस्तान का शासक रहा और उसने द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। पंजाब व दक्खन प्रदेश की विजय हुमायूं के भारत से पलायन करने के बाद सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमांत एक प्रकार से शेरशाह को असुरक्षित से महसूस हुए, तो उसने बोलन दर्रे और पेशावर से आने वाले मार्गों को सुरक्षित करने के लिए सिंधु नदी के उत्तर में स्थित और झेलम के तट पर स्थित गखरों की शक्ति को समाप्त करने के लिए उन पर आक्रमण किया। कुछ गखर सरदारों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और कुछ भाग गए। एक प्रकार से मार्च 1541 ईस्वी तक वह गखरों को दबा करके पुनः आगरा की ओर लौटा। बंगाल के विद्रोह का दमन 1541 ईस्वी। बंगाल इस समय
एक प्रकार से विद्रोह की स्थिति में था। शेरशाह ने एक शक्तिशाली सेना के साथ बंगाल की ओर प्रस्थान किया और बंगाल के शासक खिज्र खां को अपदस्थ करके उसने उसे बंदी बना लिया और बंगाल में भविष्य में विद्रोह नहीं हो इसके लिए उसने बंगाल में सैन्य गवर्नर का पद समाप्त कर दिया और बंगाल में एक नए प्रकार का शासन प्रबंध स्थापित किया। उसने संपूर्ण बंगाल को 19 टुकड़ों में विभाजित करके यानी 19 सरकारों में विभाजित कर दिया और प्रत्येक सरकार में एक एक सिकदार की स्थापना की जो कि अपने क्षेत्र में शांति एवं व्यवस्था स्थापित करने के लिए उत्तरदायी था। सिकदारों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उनके पारस्परिक विवादों को हल करने के लिए उसने काजी फजीलत नाम एक असैनिक अधिकारी को बंगाल प्रांत का प्रमुख नियुक्त कर दिया। इस व्यवस्था से बंगाल की पुरानी शासन व्यवस्था का स्वरूप ही बदल गया और एक नवीन शासन तंत्र की स्थापना उसने की जो एक प्रकार से शेरशाह का मौलिक कार्य माना जा सकता है। बंगाल में व्यवस्था स्थापित करके 1542 ईस्वी में शेरशाह आगरा लौट आया। 1537 ईस्वी में मल्लू खां ने कादिर शाह की उपाधि धारण करके मालवा के सुल्तान का पद प्राप्त कर लिया था क्योंकि 1537 में गुजरात के बहादुर शाह की मृत्यु हो गई थी और मालवा भी एक प्रकार से जो कि गुजरात के नियंत्रण में था स्वतंत्र हो गया था। 1540 ईस्वी में कादिर शाह ने मुगलों के विरुद्ध शेरशाह के पुत्र कुतुब खां को सहायता नहीं दी थी जिससे कुतुब खां मुगलों के साथ युद्ध करते हुए अस्करी और हिंदाल के साथ युद्ध करते हुए मारा गया था। उसने शेरशाह का आधिपत्य मानने से भी इनकार कर दिया था। अतः 1542 ईस्वी में शेरशाह ने मालवा पर आक्रमण किया। उसने ग्वालियर के दुर्ग पर अधिकार करके वहाँ के दुर्गपति पुरनमल को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया और सारंगपुर पहुँच गया। वहाँ कादिर शाह ने घबरा करके शेरशाह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। शेरशाह ने मांडू, उज्जैन व सारंगपुर को अफगान साम्राज्य में सम्मिलित कर दिया। उसने शुजात खां को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया और कादिर शाह को लखनौती की जागीर दे दी। रायसीन विजय 1543 ईस्वी में शेरशाह ने रायसीन के विरुद्ध कूच किया। रायसीन के शासक पुरनमल के विरुद्ध उसे मुसलमानों को प्रताड़ित करने और मुस्लिम नर्तकियों को हिंदू बनाने की सूचना मिली थी। 1542 ईस्वी में पुरनमल जो रायसीन का शासक था शेरशाह की सेवा में उपस्थित हुआ था और उसे भेंट भी प्रदान की थी। इसके बावजूद 1543 ईस्वी में शेरशाह ने रायसीन के दुर्ग को घेर लिया मगर जब उसे इसमें सफलता नहीं मिली तब उसने कुरान पर हाथ रख करके राजपूतों की जानमाल की रक्षा का वचन दिया तो पुरनमल ने रायसीन का दुर्ग खाली कर दिया और शेरशाह के पड़ाव के पास ही अपना पड़ाव डाल दिया। मगर रात के समय शेरशाह की सेना ने राजपूतों के खेमे को घेर लिया और उनका कत्ल कर दिया। राजपूत भी वीरता से लड़े मगर मुट्ठी पर राजपूत शेरशाह की विशाल सेना के सामने एक प्रकार से खेत रहे, असफल रहे और युद्ध करते हुए मारे गए। जीवित जो बच्चे स्त्री पुरुष बचे थे उनको बंदी बना लिया गया, गुलाम बना लिया गया। एल श्रीवास्तव ने पुरनमल के विरुद्ध शेरशाह के इस कार्य को विश्वासघात कहा है क्योंकि पुरनमल ने शेरशाह का विश्वास करके ही आत्मसमर्पण किया था। मारवाड़ विजय 1531 ईस्वी में मालदेव मारवाड़ का शासक बना था और उसने हुमायूं को सहायता देने की पेशकश भी की थी जब कन्नौज के युद्ध में पराजित होकर के भारत छोड़ रहा था। मालदेव इस समय राजपूताना का एक शक्तिशाली शासक था तो उसे शेरशाह के आक्रमण का सामना करना ही था क्योंकि दो शक्तिशाली शासकों की सीमाएं, राज्यों की सीमाएं जब एक दूसरे से टकराती है तो एक को समाप्त तो होना ही पड़ता है। दूसरा, मेड़ता और बीकानेर के शासकों ने शेरशाह से मालदेव के विरुद्ध सहायता की याचना की थी क्योंकि मालदेव ने अपने इन स्वजातीय बंधुओं के
राज्य छीन लिए थे। इन सब कारणों से दूर सबसे महत्वपूर्ण कारण तो इन शासकों की महत्वाकांक्षा और राजनीतिक मजबूरी था, जिसके कारण दोनों शासकों के मध्य युद्ध हुआ। शेरशाह ने मारवाड़ में पाली के पास, वर्तमान में जो जेतारन के पास सुमेलगिरी नामक स्थान पर अपना शिविर लगाया। मालदेव भी एक शक्तिशाली सेना के साथ उसका सामना करने के लिए रवाना हुआ और अपना पड़ाव डाल दिया। मालदेव की शक्तिशाली सेना का सामना करने से शेरशाह डर रहा था। फलस्वरूप उसने राजपूतों में फूट डालने का प्रयत्न किया और जेता व कुंपा नामक जो राठौड़ सरदार थे उनके प्रति मालदेव के मन में अविश्वास उत्पन्न कर दिया। फलस्वरूप मालदेव अपनी सेना को पीछे हटा ले गया, मगर जेता और कुंपा जिनके ऊपर विश्वासघातक कलंक लगा था वो अपने 12,000 सैनिकों के साथ शेरशाह की सेना पर टूट पड़े। राठौड़ राजपूत वीरों ने अफगान सेना को नाकों चने चबवा दिए। शत्रु की सेना काफ़ी अधिक थी, मगर लड़ते लड़ते उन राजपूत वीरों ने भी अपनी आहुति दे दी थी। इसी बीच मालदेव को सच्चाई का पता लग गया, मगर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। जेता व कुंपा की वीरता से शेरशाह इतना प्रभावित हुआ कि उसे कहना पड़ा, एक मुट्ठी बाजरे के लिए वह हिंदुस्तान का साम्राज्य खो बैठता। तो सुमेल के युद्ध में मालदेव तो पलायन कर गया, मगर उसे जेता व कुंपा के आक्रमण का सामना करना पड़ा। सुमेल के युद्ध के बाद मालदेव आगे बढ़ा। उसने जोधपुर पर अधिकार कर लिया और बीकानेर के शासक को पुनः गद्दी पर बिठाकर मेड़ता जयमल को देकर के वह चित्तौड़ की ओर बढ़ा। चित्तौड़ का शासक इस समय राणा सांगा का पुत्र उदय सिंह था, मगर वह शेरशाह का सामना करने की स्थिति में नहीं था। अतः उसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की चाबियां शेरशाह के पास भिजवा कर एक प्रकार से उसका प्रभुत्व स्वीकार कर लिया। कालिंजर विजय 22 मई 1545 यह शेरशाह की अंतिम विजय थी। कालिंजर का शासक इस समय चंदेल वंशी कीरत सिंह था, जिसने शेरशाह की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। नवंबर 1544 में शेरशाह ने कालिंजर दुर्ग का घेरा डाल दिया। 6-7 माह के घेरे के बाद भी उसे सफलता नहीं मिली, तो उसने दुर्ग की दीवारों को बारूद से उड़ाने का आदेश दिया। जब दुर्ग की दीवारों को गोला बारूद से उड़ाया जा रहा था, तब एक गोला दीवार से टकरा करके शेरशाह की सेना के गोला बारूद के ढेर में आ गिरा। भयंकर विस्फोट हुआ, उसमें आग लग गई और शेरशाह जो कि पास ही खड़ा था उसमें बुरी तरह जल गया। लेकिन उसने घेरे को बनाए रखने का आदेश दिया और शाम तक अफगान सेना ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। दुर्ग विजय की सूचना शेरशाह को दी गई तो उसे बड़ा संतोष हुआ और उसी दिन 22 मई 1545 को शेरशाह की मृत्यु हो गई। उसका शव बिहार में सहसराम ले जाया गया, क्योंकि उसके द्वारा निर्मित मकबरे में दफनाया गया। कालिंजर विजय शेरशाह की अंतिम विजय थी। इस स्लाइड में सुमेल युद्ध का दृश्य और उससे संबंधित दोहा इंसर्ट है। बोलियो सूरी बेनस्यूं गिरी काट गमसान, मुट्ठी खातर बाजरी खो दे तो हिंदवान, यानी मुट्ठी पर बाजरे के लिए वह हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ऐसा इसका अर्थ है। धन्यवाद। ये हमने शेरशाह सूरी के शासन, उसकी प्रमुख विजयों और किस प्रकार उसने हुमायूं को हिंदुस्तान से निर्वासित किया था, इन सब घटनाओं का थोड़ा संक्षिप्त में अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था और उसके सुधारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जय हिंद।